स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। चैप्टर का नाम लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एलओडीआर। और सिंपली आईसीडीआर के बाद एलओडीआर ही पढ़ना चाहिए कि अगर हमारी लिस्टिंग हो गई अब हमें क्या कंप्लायंसेस करने। बट आईसीडीआर, हाँ मेरी आवाज कल से तो बेटर ही आ रही होगी, है ना? अभी पूरा तो ठीक नहीं हूँ बट हाँ बेटर हूँ कल से। तो ये स्क्रीन वापस गई सब, एक तो इन्होंने रूम चेंज कर दिया आज क्लास का। बेटर आ रही ना कल से? ठीक है, तो बस ठीक हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो क्या आईसीडीआर का क्लैरिटी थी हमको कि आईसीडीआर एप्लीकेबल है जब आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज, प्योर डेट के लिए रेगुलेशन अलग है, पढ़ा है हमने, और प्योर प्रेफरेंस के लिए रेगुलेशन अलग है। अच्छा, पहले तो प्योर डेट के लिए अलग होता था, प्योर प्रेफरेंस के लिए अलग होता था, अब तो हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया जो हमने लेटेस्ट पढ़ा था। तो ये तो क्लियर है कि आईसीडीआर या नॉन कन्वर्टिबल जो है इंस्ट्रूमेंट, उन सब के लिए रेगुलेशंस अलग अलग है लिस्टिंग के लिए। लेकिन वंस यू आर लिस्टेड, आपकी कोई भी सिक्योरिटी एक बार लिस्ट हुई तो अब कंप्लायंस के नाम पर आपको एलओडीआर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एलओडीआर भी अपने आप में दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब बहुत सारे पार्ट है बट दो तरह से डिवाइडेड है। एक कॉमन ऑब्लिगेशंस जो सबको करना है, चाहे डेट लिस्टेड हो या इक्विटी या प्रेफरेंस, और एक है स्पेसिफिक रेगुलेशंस जो किसी किसी पर एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात, कौन कौन सी सिचुएशन में आप पर एलओडीआर एप्लीकेबल होगा? तो आंसर बहुत ब्रॉड है कि अगर आपकी इनमें से कोई भी सिक्योरिटी क्या है, लिस्टेड। कोई भी सिक्योरिटी मतलब एलओडीआर एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी पर विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। इन सारी सिक्योरिटीज को कह रहे हैं डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, जबकि एक वर्ड आगे आएगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ये मैंने तब भी सिखाया होगा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इक्विटी या कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी प्लस कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस, ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है। तो कब एप्लीकेबल है? जब आपके या तो आईडीआर लिस्टेड हो इंडिया में, हो गई कल इनकी लिस्टिंग पढ़ी थी हमने, या आपके सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो। कौन इशू करता है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट? एआरसी, है ना? सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट सिक्योरिटाइजेशन, एआरसी। सिक्योरिटी रिसिप्ट भी कौन इशू करता है? एआरसी। एआरसी दोनों तरह की चीजें इशू करती है, या तो डेट वाली सिक्योरिटी या ऑनरशिप वाली सिक्योरिटी। डेट वाली में फिक्स इंटरेस्ट देगी आपको एआरसी। एआरसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इन सबके लिए आपको। आपने बैड लोन खरीदकर पैसा किससे लिया? वो खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स। तो या तो बदले में डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे या बदले में सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करोगे। नेक्स्ट क्या है? अलग से क्यों लिखना पड़ा नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को? क्योंकि यहां जो लिखी हुई है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है? इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। नॉन कन्वर्टेबल भी हो, प्योर डेट, प्योर प्रेफरेंस, तो भी एलओडीआर एप्लीकेबल है। सिक्योरिटी लिस्टिंग चाहे मेन बोर्ड पर हो या एसएमए एक्सचेंज पर या आईजीपी पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। नेक्स्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड और आपकी क्या लिस्टेड है? यूनिट्स। हम जानते हैं क्लोज्ड एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स लिस्टेड होती हैं, और एनी अदर सिक्योरिटीज जो भी सेबी स्पेसिफाई करे, इनकी अगर लिस्टिंग है इनमें से कहीं भी, मेन बोर्ड, आईजीपी या एसएमए एक्सचेंज पर, तो आप पर एलओडीआर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, आगे आते हैं। क्या होता है? कई चीजें ऐसी होंगी जो एलओडीआर कहेगा कि आपके ऊपर तब, क्योंकि जैसे आपने एक चीज सुनी होगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन हर किसी लिस्टेड एंटिटी पर एप्लीकेबल नहीं है। लाइक एसएमए एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, एप्लीकेबल नहीं है, एक लिमिट के बाद एप्लीकेबल होंगे। ये कह रहे हैं कि जैसे मैं बताता हूं, कुछ आपने प्रोविजंस पढ़े होंगे
टॉप 1000 कंपनीज पर ये लगेगा, टॉप 2000 पर वो लगेगा, तो वो पार्ट जो कंपनी लॉ में पढ़ा है उसे टच नहीं करना चाहता है यहाँ पर। आपने पढ़ा है टॉप 1000 पर, टॉप 2000 पर, ठीक है। और वो क्या है टॉप 1000 और 2000? बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी क्लियर है आपको। एलओडीआर के वो प्रोविजन जो आप पर किस बेसिस पर लग रहे हैं? मार्केट कैप के बेसिस पर। तो सपोज करो आप किसी दिन टॉप 2000 मार्केट कैप के बेसिस पर टॉप 2000 कंपनीज पर आ गए, तो एलओडीआर का एक पर्टिकुलर प्रोविजन आपके ऊपर लगना स्टार्ट हो गया। आपको बोल दिया आपको क्या बनानी है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी। आई होप यू रिमेंबर दिस। क्या लिखना होता है इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में? कि आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नहीं होना चाहिए। लेट द इन्वेस्टर नो व्हेन दे शुड एक्सपेक्ट एंड व्हेन दे शुड नॉट एक्सपेक्ट द डिविडेंड। रैंडमली मत बांटो, ठीक है। तो एक बार अगर आप 2000 में आए और आप पर एलओडीआर के कुछ पर्टिकुलर प्रोविजन लगने स्टार्ट हुए, भले ही बाद में आपका मार्केट कैप कम हो जाए, ये प्रोविजन लगते रहेंगे, ठीक। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लास्ट में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। डेफिनेशन में काम की डेफिनेशन दी हुई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ये सेम डेफिनेशन है जैसी आपने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 पढ़ी होगी, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे काम की चीज पर। लिस्टेड कंपनीज के ऑब्लिगेशंस क्या है? तो देखो आप ढंग से सोचो, सुनोगे तो ऑब्लिगेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ऑब्लिगेशन क्या है? कॉमन ऑब्लिगेशन। कहाँ है? दो पार्ट। इसके आगे जितने सारे हैं ये सारे स्पेसिफिक है। ऑब्लिगेशन उनके जिनकी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, उनके जिनके नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज लिस्टेड है, उन पर जिन पर हाँ जिनके आईडीआर लिस्टेड है, जिनके सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है, जिनके एसआर लिस्टेड है, जिनके म्यूचुअल फंड लिस्ट की यूनिट्स लिस्टेड है। तो ये वापस से ये तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ढंग से सोचो, ये पूरा एलओडीआर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक ऑब्लिगेशन तो सबको फुलफिल करने हैं, उनको बोला कॉमन ऑब्लिगेशंस। और कुछ ऑब्लिगेशंस कैसे हैं? स्पेसिफिक। आईडीआर लिस्टेड है तो स्पेसिफिक अलग, डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है स्पेसिफिक अलग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉमन ऑब्लिगेशंस की। कॉमन ऑब्लिगेशन नंबर 1, जनरल ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज। ऑब्लिगेशन पहला जो आपको पढ़ा रहे हैं, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। रेगुलेशन 6 ऑफ एलओडीआर क्या कहता है? ये रेगुलेशन हर एक लिस्टेड कंपनी को एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। एज ए कंप्लायंस ऑफिसर आपको एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना जरूरी है हर लिस्टेड एंटिटी को, लिस्टेड कंपनी को। एक और चीज समझना आप, एलओडीआर ना लिस्टेड कंपनी पर नहीं लिस्टेड एंटिटी पर लगता है। इसका रीजन क्या है? कि क्या जरूरी है हर वो एंटिटी जो लिस्ट हो रही है वो केवल कंपनी ही हो? नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो ट्रस्ट है, लिस्टेड एंटिटी पर लगता है। चाहे आप कंपनी नहीं हो लेकिन आपकी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है, आप पर एलओडीआर लगेगा। क्या एक प्राइवेट कंपनी पर एलओडीआर लग सकता है? हाँ, अगर उसके डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो। इक्विटी तो लिस्ट हो नहीं सकते प्राइवेट के। चलिए, काम क्या है कंप्लायंस ऑफिसर का? वही एक तो जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल उनका कंप्लायंस करवाना, बोर्ड को रिकमेंड करना कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहला तो कंफर्मिटी विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस, जो भी एप्लीकेबल है रेगुलेटरी प्रोविजन, वो कंफर्मेशन कि आप उनको फॉलो कर रहे हो या नहीं। बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करना और बोर्ड को रिपोर्टिंग करना। किस बात की रिपोर्टिंग? विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? अरे वही कोऑर्डिनेशन की भैया किस तरह से कंप्लायंस करने हैं, कैसे कंपनी चलानी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग टू बोर्ड, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी। किन लोगों, ये इसको लाइजनिंग का काम कहते हैं। सुना होगा आपने कभी लाइजनिंग का काम, टू मेंटेन द रिलेशंस एंड टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक, इसे बोलते हैं लाइजनिंग का काम। तो लाइजनिंग के काम के नाम पर क्या करना है कंप्लायंस ऑफिसर को? कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी। तीसरा, ये इंश्योर करना कि करेक्ट प्रोसीजर फॉलो की गई हैं और रिपोर्ट्स फाइल। करेक्ट प्रोसीजर
फॉलो की गई है, करेक्ट रिपोर्ट ही फाइल की गई है। डाउट आएगा कौन सी करेक्ट रिपोर्ट, क्या फाइल करने की बात कर रहे हो? ये बात कर रहे हैं कि एलओडीआर में आप देखना, हम आपको बहुत अच्छे से पता है, रेगुलरली बहुत सारे कंप्लायंस, बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। सो हु नीड टू इंश्योर, इट इज अ कंप्लायंस ऑफिसर नीड टू इंश्योर कि जो भी हम रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं वो करेक्ट है। चौथा, ग्रीवियंस रिड्रेसल डिवीजन की ईमेल एड्रेस की मॉनिटरिंग आपको करनी है कि वो ईमेल एड्रेस सही है, उस ईमेल एड्रेस पर मेल आ रहे हैं तो उनका क्या किया जा रहा है। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को केवल मॉनिटर करना है, क्या मैंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ग्रीवियंस रिड्रेसल आपको करनी है? नहीं। ये 4 काम है कंपनी सेक्रेटरी जो कंप्लायंस ऑफिसर बन के बैठा है उसके। ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसको मैंने आपको एक YouTube पर वीडियो भी डाला था, आपको बताया भी था कि क्या एक पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर और CS दोनों हो सकता है, कंप्लायंस ऑफिसर और डायरेक्टर दोनों। तो हमने देखा है कई बार एक पोस्ट निकलती है डायरेक्टर लीगल एंड कंप्लायंस ऑफिसर, तो मुझे अगर डायरेक्टर लीगल और कंप्लायंस ऑफिसर बनाया मतलब मैं उस कंपनी में डायरेक्टर भी बना और मैं उस कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर भी बना। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सो वेदर ए डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी जो क्वालिफाइड CS है, क्या उसे कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हैं। ध्यान रखें बस वो व्यक्ति क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, ICSI का मेंबर होना चाहिए। सो रेगुलेशन नंबर 6, पहला कॉमन ऑब्लिगेशन। दूसरा कॉमन ऑब्लिगेशन रेगुलेशन नंबर 7, क्या अपॉइंट करना कंपलसरी है? शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको डिटेल्ड प्रोविजन इंटरमीडियरी वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तब भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं। खैर पूछने में टाइम वेस्ट होगा, मैं खुद ही बता देता हूं। आई डोंट नो आपको कितना पता है, लेकिन याद करो। शेयर ट्रांसफर एजेंट के काम 2 तरह से कर सकते हो आप। शेयर ट्रांसफर का काम आप इन हाउस भी कर सकते हो और शेयर ट्रांसफर का काम आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। जब तक आपकी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1 लाख तक है, तब तक आपके पास ऑप्शन है कि आप शेयर ट्रांसफर एजेंट से भी काम करवा सकते हो या इन हाउस भी शेयर ट्रांसफर का काम कर सकते हो, शेयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट बनाकर। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ इन्वेस्टर 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो आपको या तो शेयर ट्रांसफर एजेंट से भी रजिस्टर्ड अपॉइंट कर लो या अपने डिपार्टमेंट को ही शेयर ट्रांसफर एजेंट का रजिस्ट्रेशन दिलवा दो। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो ये प्रोविज़न सेम आपको यहाँ के लिए भी याद रखना है। सही मायने में तो प्रोविज़न यही का है कि आपको एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना होगा। ठीक, यार स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब कैसे क्या करूँ, मेरे साथ ही होता है ये सब। ठीक है अभी दिख रही है, चलिए अभी प्रॉपर दिख रही है, शायद मैंने ठीक किया। शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है या ये फैसिलिटी इन हाउस मैनेज करनी है, मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट काम, लिस्टेड एंटिटी को चाहिए कि वो कॉपरेट करे और करेक्ट और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन सबमिट करे। किसको? जितने भी इंटरमीडिएट के साथ आपका काम चल रहा है। लाइक कुछ काम आपका डिपॉजिटरी के साथ होगा, कभी कभी आप रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करोगे अपने डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग करने के लिए। शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू, सब इंटरमीडिएट जिनके साथ आपको रेगुलरली काम पड़ेगा। सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड द करेक्ट एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरमीडिएट। कॉमन ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 9, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या है ये? डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने की आपके यहाँ क्या होनी चाहिए? पॉलिसी। और डॉक्यूमेंट को डिवाइड करो 2 पार्ट में, परमानेंट डॉक्यूमेंट और टेम्परेरी डॉक्यूमेंट। टेम्परेरी डॉक्यूमेंट कितने साल तक मेंटेन करने हैं? 8 साल तक। परमानेंट डॉक्यूमेंट परमानेंटली मेंटेन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप फिजिकल भी मेंटेन कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, जितने भी इस LODR में आपको रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, अच्छा पहले तो किसको करने हैं सब फाइल? ऑलमोस्ट सब तो कहाँ फाइल करने हैं? स्टॉक एक्सचेंज को। रीजन याद करो, LODR नाम की कोई
चीज आपकी स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं हुई है, आपका तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ है, लिस्टिंग एग्रीमेंट, और उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको क्या फॉलो करना है, एलओडीआर। तो एलओडीआर में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने, रिपोर्ट सबमिट करनी है, जनरली ये किसको होती है, स्टॉक एक्सचेंज को, एक्सेप्शनली कुछ कुछ सेबी को। तो जो भी चीजें आप मैं सही बताऊं तो वैसे तो सब कुछ किसको सबमिट होगा, स्टॉक एक्सचेंज को। तो जो भी आप रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट फाइलिंग कर रहे हो, वो स्टॉक एक्सचेंज को जो आप कर रहे हो वो किस पर फाइल करना, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फाइल होती हैं। नहीं समझ में आया सर? अरे मतलब बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर, उस पोर्टल पर जमा होनी है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जो भी रिपोर्ट रिटर्न जमा करवानी है। नेक्स्ट, एक बात सोचकर देखो, कोई कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है और ए मर्ज हो रही है बी में, और ए लिस्टेड कंपनी है, कहाँ जाओगे मर्जर करवाने? एनसीएलटी पढ़ा है आपने, सेक्शन 230 232 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाले चैप्टर में। तो कौन अप्रूव करता है आज की डेट में मर्जर की स्कीम? एनसीएलटी। पहले हाई कोर्ट करती थी, अब एनसीएलटी। तो मुझे बताओ, एनसीएलटी के पास पहले जाऊं या पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊं? तो ये कह रहे हैं पहले स्टॉक एक्सचेंज से पूछ लेना है सब करने के पहले, जहां लिस्टिंग है आपकी। तो क्या लिख रहे हैं कि कोई भी आपकी जो स्कीम है, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिडक्शन, ये पहले किस, जब सबमिट करो कोर्ट, ट्रिब्यूनल, इनको, उसके पहले ये देख लेना कि आपकी वो स्कीम सिक्योरिटी लॉ या स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को ओवरराइड या वॉयलेट नहीं कर रही हो। मतलब आपकी कोई भी इस तरह की स्कीम जो भी आप इनसे अप्रूव करवा रहे हो, वो सिक्योरिटी लॉ का ओवरराइड नहीं कर सकते। नॉर्मल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज सॉरी लिस्टेड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, किसका, इंटरेस्ट का, डिबेंचर है तो, इक्विटी है तो डिविडेंड का, ये भी सब कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट फैसिलिटी। तो पेमेंट फैसिलिटी कौन सी यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली। नेक्स्ट, लिस्टेड एंटिटी इंश्योर करे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्रॉपर मैकेनिज्म उनके यहाँ है, और दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्रॉपर मैकेनिज्म है आपके। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कहाँ रजिस्टर्ड हो, स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर, सो दैट सेबी के रूट से भी आपके पास कंप्लेंट सबमिट होकर आए। नेक्स्ट, कंपनी का नेक्स्ट कॉमन ऑब्लिगेशन है कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलरली आपकी जो एनुअल लिस्टिंग फीस है वो सबमिट करें। तो लाइक साल स्टार्ट होने के 30 दिन में, मतलब मैक्सिमम 30 अप्रैल तक आपको हर साल की लिस्टिंग फीस पे करनी होती है। डाउट आएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, कॉमन जनरल ऑब्लिगेशंस। सीएस अपॉइंट करना जरूरी है, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना जरूरी है। इस कंप्लायंस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि कॉपरेट करे सारे कंपनी की जिम्मेदारी है कि कॉपरेशन करे सारे सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ, डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने की पॉलिसी बनाए, इन्फॉर्मेशन जो सबमिट करें ऑनलाइन हो, अरेंजमेंट की स्कीम जो भी आप कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वो सिक्योरिटी लॉ या स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स वॉयलेट ना करे, डिविडेंड या इंटरेस्ट एक्सेट्रा पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी से ही होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल का आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, और आपको इस कोर्स पर रजिस्टर होना पड़ेगा, और जो भी आपकी लिस्टिंग फीस है आपको एनुअली सबमिट करनी है, पे करनी है। खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें मेरा काम बहुत कम है क्योंकि कंपनी लॉ में ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों खत्म हो गया आपका काम? जो मेरे को लगता है कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा वो मैं इग्नोर कर दूंगा, स्पेशली कमिटीज। क्या आपने ये चारों पढ़ी हुई है ढंग से? अब होता क्या है, यहाँ स्लाइड सा डिफरेंट हो सकता है कंपनीज एक्ट और यहाँ के प्रोविजंस में। कंपनीज एक्ट में तो एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आपकी कैपिटल हो, ये हो, तो आपको ये सब प्रोविजन फॉलो करने हैं। हमारे यहाँ क्या लिमिट है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो ये प्रोविजन कंप्लाई करना है। ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये मैं इग्नोर कर रहा हूं। हाँ, कंपनी लॉ में एलओडीआर है, अच्छा खासा है। सो
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, बोलिए ना सर, बोलिए ना, मैं करता हूँ ना फिर आपसे 3:30 बजे। हाँ हाँ हाँ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या, अच्छा ये भी चीज है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन सारी कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम और नेटवर्थ 25 करोड़ से कम, उस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक है, ऐसी कंपनी है ना, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स कहाँ लिस्टेड हैं? एसएमई एक्सचेंज पर, इन पे नहीं लगता। ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स कहाँ लिस्टेड हैं? आईजीपी पर, उन पे नहीं लगता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन सब पर नहीं लगते। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन में क्या क्या है? बोर्ड को लेकर क्या क्या है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, रिपीट कर देता हूं, हालांकि मुझे पता है 50 बार पढ़ रखा होगा। बोर्ड के कंपोजिशन में क्या है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, जिसमें मिनिमम एक कौन होनी चाहिए? वुमन डायरेक्टर, और मिनिमम 50% डायरेक्टर कौन से होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव। सो मिनिमम 50% तो कौन हो आपके पास? नॉन एग्जीक्यूटिव। मिनिमम 1 वुमन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने? अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3, और अगर चेयरपर्सन 1/3 किसका? टोटल डायरेक्टर्स का, और अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आधे डायरेक्टर आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंट। चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव तो है लेकिन प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड व्यक्ति है तो उसको हम एग्जीक्यूटिव जैसा ही ट्रीट करेंगे, फिर आधे आपको डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रखने हैं। बच्चों को डाउट आता है आधे इंडिपेंडेंट आधे नॉन एग्जीक्यूटिव, नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव तो इंडिपेंडेंट में काउंट हो ही जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही है जो पहले नॉन एग्जीक्यूटिव है। आगे, अगर कंपनी में एसआर वाले इक्विटी शेयर्स हैं तो फिर कोई दिमाग नहीं लगाना, मिनिमम आधे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नाउ टॉप 500 कंपनी को क्या कहा है? एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना। 2019 तक निकल गया टाइम, आज के बाद तो यहां से है टॉप 500 की जगह टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। मिनिमम डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने हैं? टॉप 2000 पर लग चुका है आज की डेट में, क्योंकि 2020 के बाद है। टॉप 2000 कंपनीज में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 6। टॉप 2000 मतलब क्या? मार्केट कैप के बेसिस पर मिनिमम 6 डायरेक्टर होने जरूरी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एज का क्या क्राइटेरिया है? मैक्सिमम 75 इयर्स की एज के बाद ना तो अपॉइंट कर सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव, और अगर अपॉइंटेड ऑलरेडी है तो कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। करना है तो क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करवाना पड़ेगा। आई थिंक ये भी सब पढ़ा हुआ है आपने, रिपीट हो रहा है सब। बोर्ड की मीटिंग, सेम प्रोविजन। बोर्ड की मीटिंग जो कंपनी लॉ में प्रोविजन है, 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मिनिमम 4 मीटिंग इन अ ईयर। लेकिन यहां बोर्ड मीटिंग का कोरम थोड़ा सा अलग है। टॉप 2000 में क्या 1/3 और 2 पर मिनिमम 2 डायरेक्टर कौन से होने चाहिए? सॉरी, मिनिमम 1 डायरेक्टर कौन प्रेजेंट हो हर बोर्ड मीटिंग में? इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड लिस्टेड एंटिटी है, बोर्ड में एक 1 वुमन डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में है, क्या कंपनी को कोई दूसरी वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी? यस, क्योंकि टॉप 1000 कंपनीज को एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करनी जरूरी है। तो है ना ऑलरेडी, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो एक वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट अभी भी इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एबीसी का, XYZ प्रमोटर है एबीसी के, मिस्टर ए इस कंपनी का चेयरपर्सन है और वो एक्स का रिलेटेड है। इस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे? आधे, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रिलेटेड पार्टी है। खत्म। ये कमिटीज और ये सारी कहानियां आपने पढ़ी हुई है, ये नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी के कॉरम कब होता है? ऑडिट कमिटी का कॉरम कब होता है? ऑडिट कमिटी का कॉरम क्या होता है? ऑडिट कमिटी का कॉरम क्या होता है? ऑडिट कमिटी का कॉरम होता है 2 मेंबर या 1/3 ऑफ द मेंबर विच एवर इज हायर, लेकिन यहाँ मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, जबकि बोर्ड की मीटिंग में केवल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम चाहिए। ऑडिट कमेटी के कोरम में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी सारी कमेटियां जिसमें बनी हुई हैं। ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर हैं जिनमें से 4 इंडिपेंडेंट हैं। एक मीटिंग में 2 डायरेक्टर आए, एक नॉन एग्जीक्यूटिव एक इंडिपेंडेंट। क्या मीटिंग वैलिड है? नहीं है। 5 का 1/3 1.67 मीन्स 2 और 2 विच एवर इज हायर 2, पर मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। तो ये मीटिंग वैलिड मीटिंग नहीं है, कोरम नहीं हुआ। ये पता है आपको मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हो, क्या हो सकता है, उनमें कौन कौन सी कंपनी काउंट होगी, क्या होगी, है ना? ये इसीलिए इग्नोर कर रहा हूं केवल। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये रिलेटेड पार्टी, उसकी डेफिनेशन, वो ट्रांजेक्शन, ये सब आपको समझ में आता है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है वही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब कंपनीज एक्ट वाला प्रोविजन है। मेरे ख्याल से अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी भी सबको पता है ना? वो छुड़वा रहा हूं, ऐसा मत बोलना छुड़वाने आए थे क्या, ये सब पढ़ा हुआ है आपको। ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कब चाहिए? हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए। इसीलिए आप चाहें तो 1 साल के लिए क्या ले सकते हैं? ऑमनिबस अप्रूवल। लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन मटेरियल ट्रांजेक्शन है तो अपार्ट फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी चाहिए। तो ये अप्रूवल फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसके एक्सेप्शन, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये काम का है। यहां से सही मायने में अब मैं वापस से हमारे पढ़ने की चीजों पर आया हूं। देखो ये आ गया, ये जो मैंने आपको बताया, कौन सी कंपनीज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन भी और ये कमिटीज, क्योंकि कमिटीज को बनाना भी कौन सा पार्ट है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है कमिटीज बनाना। अरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट है बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशंस, कमिटीज बनाना, और अभी आगे 1-2 प्रोविजन और। ये किस किस पर नहीं लग रहे? एक लिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं और नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं, इन पर एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एक लिस्टेड कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड है? एसएमए एक्सचेंज पर, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये भी मुझे ऐसा लगता है आपने पढ़ा होगा। एक कंपनी जो चली गई सीआईआरपी में, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है उस कंपनी पर, तो याद करो जैसे ही कंपनी में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस कंपनी में बोर्ड हटा देते हैं और बोर्ड की जगह कौन ले लेता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो ऐसी कंपनी में जिस दिन से सीआईआरपी चालू हुआ
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो ये कमिटीज बनाने वाले प्रोविजंस हैं, डायरेक्टर्स वाले, कमिटीज वाले, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो CIRP चालू हुई इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी या हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, जिसमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे रेगुलेशन 17, 18, 19, 20, 21 के प्रोविजन, मतलब चारों कमिटीज वाले प्रोविजन, क्योंकि बोर्ड ही नहीं बचा तो कमिटी कहां से आएंगी बोर्ड की। तो ये एक बात बताओ, ये सब चीजों के कंप्लायंसेस कौन फॉलो करे, फिर इन लोगों की जिम्मेदारी कौन निभाए? तो आंसर है, इन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन फॉलो करेगा? या तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। कौन होता है? वो जो IP आप अपॉइंट करते हो कंपनी के रिजोल्यूशन की प्रोसेस में, वो फुलफिल करेगा। चलिए अब ऊपर वापस आते हैं, ये काम का रेगुलेशन है, रेगुलेशन 24। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, सो बीइंग अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, आपको अपने सब्सिडरी के लिए भी, आपको अपनी सब्सिडरी के रेस्पेक्ट में कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करने होंगे। फिर से, अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड, और उसकी कुछ सब्सिडरी है, तो आप अपने लिए तो कंप्लायंस कर ही रहे हो, कुछ कंप्लायंस आपको सब्सिडरी के लिए करने होंगे। क्या कंप्लायंस है? आपकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी कंपनी में एक जो आपके यहां का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो वहां भी डायरेक्टर बना के बिठाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी shall become the director of the material unlisted subsidiary company। होल्डिंग जो लिस्ट, वापस सुन लो भैया, लिस्टेड कंपनी होल्डिंग है और उसकी कोई सब्सिडरी है, तो होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है, आपकी कंपनी का डायरेक्टर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल्डिंग का, लिस्टेड कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी कौन सी? मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी। सर ऐसा क्यों लिखते हैं मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी? सब्सिडरी अनलिस्टेड क्यों? क्योंकि लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड अगर होती तो वो खुद अपने लिए LODR के कंप्लायंस कर लेती, आपसे क्यों करवाते? तो मटेरियल है। अब मटेरियल है का मतलब क्या? मटेरियल मतलब जिसकी इनकम या जिसकी नेटवर्थ आपके टोटल ग्रुप की इनकम या नेटवर्थ के 20% से ज्यादा है। ग्रुप मतलब आपके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। अच्छा ये डिफाइंड है, बहुत बढ़िया। हाँ ऑब्वियस है, LODR में डिफाइंड है, मटेरियल सब्सिडरी है। नाउ आप कैसे मटेरियल सब्सिडी डिटरमाइन करोगे, इस चीज की भी आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉलिसी। अभी LODR में अलग अलग पॉलिसीज हैं, वो सब एक साथ पढ़ेंगे भी आगे। ऑब्वियस चैप्टर तो कल ही कंप्लीट करेंगे। ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी shall review the financial statement, in particular the investment made by the unlisted subsidiary। अनलिस्टेड सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां रखे जाएं? होल्डिंग लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी की मीटिंग में। होल्डिंग लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के ऑडिट कमेटी की मीटिंग में सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कि उन्होंने आगे कहां इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि पब्लिक ने पैसा हमें दिया, हमने पैसा सब्सिडरी में लगाया, सब्सिडरी आगे का लगा रही है। सर 2-2:15 तक कॉल कर रहा हूं आपको। सो आप क्या, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का आपने सब्सिडरी में लगाया, सब्सिडरी आगे कहां लगा रही है और उसको देखा जाएगा। तो ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शेल रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पर्टिकुलर टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लिस्टेड सब्सिडरी। पॉइंट नंबर 3, अनलिस्टेड सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कहां रखे जाएं? होल्डिंग कंपनी की बोर्ड मीटिंग में, कि क्या काम कर रहे हैं आपकी सब्सिडरी वाले। अनलिस्टेड, अच्छा देखो ध्यान से, 4 प्रोविजन है मेजरली, 4 में से 3 प्रोविजन अनलिस्टेड सब्सिडरी पर एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड सब्सिडरी के रेस्पेक्ट में। केवल पहला प्रोविजन है वो तब फॉलो करना है जब वो अनलिस्टेड सब्सिडरी मटेरियल। हर किसी सब्सिडरी में, हर अनलिस्टेड सब्सिडरी में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर बना के नहीं बिठाना, लेकिन मटेरियल सब्सिडरी में आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डायरेक्टर बनाकर बिठाना पड़ेगा। सो अनलिस्टेड सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कहां रखे जाएंगे? होल्डिंग कंपनी की बोर्ड मीटिंग में। पॉइंट नंबर 4,
अनलिस्टेड सब्सिडरी जब भी क्या करे, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस, जितने भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस हैं आपको होल्डिंग कंपनी के नोटिस में, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड के नोटिस में लाने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन मतलब क्या? हर वो ट्रांजेक्शन जो अनलिस्टेड सब्सिडरी के 10% से ज्यादा। क्यों? ये मटेरियल सब्सिडरी की कैलकुलेशन 20 की जगह 10 हो गई है क्या? तुमने पढ़ा होगा ना कंपनी लॉ में। एनीबडी एल्स? खुशी के अलावा कोई और? नोबडी? कोई नहीं बताना चाहता? आई थिंक इट शुड बी 10% आफ्टर द अमेंडमेंट। आप एक बार कंपनी लॉ में मैच कर लेना जो आपने वहां एलओडीआर के लिए क्या पढ़ा था। सो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किसे कहेंगे? आपकी जो सब्सिडरी है उसकी जो टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंस या टोटल असेट या टोटल लाइबिलिटी, ये 10% से ज्यादा का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। और कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो कौन करे, कोई सब्सिडरी, वो आपको किसके नोटिस में लाना पड़ेगा? होल्डिंग कंपनी के बोर्ड के नोटिस में। मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी शेल ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, कौन सा? ऑल द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंड अरेंजमेंट एंटर्ड बाय द लिस्टेड सब्सिडरी। और किसे कहेंगे सिग्निफिकेंट? देखो मटेरियल के लिए आपने टोटल ग्रुप के नेटवर्थ और रेवेन्यू का 10% से ज्यादा किया था। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ग्रुप का नहीं, उस पर्टिकुलर सब्सिडरी की इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी के 10% से ज्यादा। 4 कंप्लायंस करने हैं आपको अपनी सब्सिडरी के नाम पर। पहला, लिस्टेड एंटिटी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर होना चाहिए। हमारा एक व्यक्ति वहां बिठाओ। मटेरियल, जिस सब्सिडरी का रेवेन्यू या नेटवर्थ टोटल ग्रुप के टर्नओवर या नेटवर्थ के 10% से ज्यादा हो। दूसरा प्रोविजन, आपकी अनलिस्टेड सब्सिडरी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे, अनलिस्टेड सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सब्सिडरी, वो किसके सामने रखे जाएं? होल्डिंग कंपनी की ऑडिट कमेटी की मीटिंग में। तीसरा, अनलिस्टेड सब्सिडरी की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स लिस्टेड कंपनी की बोर्ड मीटिंग में रखे जाएं। और अनलिस्टेड सब्सिडरी जब भी कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करे वो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड के नोटिस में लाना पड़ेगा। ये है कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही कंप्लायंस है ये। नेक्स्ट, क्या हर लिस्टेड एंटिटी को सेक्रेटरी ऑडिट करवाना जरूरी है? हाँ, 2 लोगों को, लिस्टेड एंटिटी और उसकी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। बोर्ड रिपोर्ट के साथ में सेक्रेटरियल ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगेगी एनुअल रिपोर्ट के साथ में। और ये होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 60 दिन में आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट भी करनी पड़ेगी।
सो एलओडीआर का बड़ा मैटर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म। नेक्स्ट पर आते हैं। आप टाइम जिस हिसाब से बचा है आज के लिए काम का डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला कौन कौन सी पॉलिसीज बनानी है अंडर एलओडीआर, रेगुलेशन के नंबर चाहे तो स्किप कर दें। कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है अंडर एलओडीआर? पहली पॉलिसी प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पॉलिसी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसे प्रिजर्व रखेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और दो तरह से डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, कुछ परमानेंट कुछ टेम्पररी। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की पॉलिसी। नेक्स्ट, मटेरियल सब्सिडरी कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसकी कैलकुलेशन, उसकी मेजरमेंट की पॉलिसी। नेक्स्ट, बोर्ड को बनाने पड़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, जो किस पर एप्लीकेबल होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल होंगे। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल lay down a code of conduct which should be followed by all the directors and senior management of the company. एक कंपनी में क्या होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसका काम होगा रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन और रिस्क मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग। डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने की पॉलिसी, मटेरियल सब्सिडी डिटरमाइन करने की पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट विच शुड बी फॉलोड बाय द डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी, रिस्क कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे। विजिल मैकेनिज्म जानते होंगे तो आप, विसल ब्लोअर पॉलिसी। इस बात की पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी पर्सन को अगर दिखे कि डायरेक्टर या एम्प्लॉय एटसेट्रा को, किसी को भी दिखे कि कंपनी में कोई कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो वो क्या करे, क्या करे, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जाकर बता दे। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डायरेक्टली रिपोर्टिंग इसको कर सकता है, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को बता दे। विजिल मैकेनिज्म में होना चाहिए कि हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे जिसने इंफॉर्मेशन हमें दी है। विक्टिमाइजेशन को हम सेफगार्ड करेंगे। यस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब मटेरियल माने, तो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मटेरियल मानेंगे, उसकी पॉलिसी। नेक्स्ट, 30 वाला पॉइंट अभी स्किप कर देते हैं। टॉप 1000 कंपनीज को क्या बनाना जरूरी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी, कि इन्वेस्ट व्हेन एंड व्हेन नॉट टू एक्सपेक्ट अ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। और आपका बोर्ड डाइवर्सिफाई कैसे रहेगा, इंडिपेंडेंट, वुमेन, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, अलग अलग फील्ड के लोग आपके बोर्ड में। तो बोर्ड की डाइवर्सिटी की पॉलिसी होनी चाहिए। बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, दो तो इस पेज पर। आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सिडी, डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इस चीज की पॉलिसी। विसल ब्लोअर पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की पॉलिसी। इतनी पॉलिसीज अंडर द एलओडीआर आपको बनानी है। ऑब्वियस, अगर कोई वो कंपनी है जिस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो रेगुलेशन 24 भी एप्लीकेबल नहीं होगा सब्सिडरी वाला, तो दो पॉलिसी नहीं बनेगी। लाइक मटेरियलिटी ऑफ द सब्सिडी डिटरमाइन करने की पॉलिसी नहीं बनेगी क्योंकि हम पर वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये है अलग अलग पॉलिसीज, और ये एग्जाम में इन्होंने बहुत बार पूछ लिया है क्वेश्चन, 2-3 बार पूछ लिया है। अलग अलग पॉलिसीज कौन कौन सी बनानी होती है एलओडीआर के अकॉर्डिंग। नाउ, डिस्क्लोजर्स ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन, बहुत टिपिकल रेगुलेशन है, रेगुलेशन 30। हाँ, कल नहीं होगा, परसों होगा, जब भी होगा हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है जैसा भी पढ़ा रहा हूं। रेगुलेशन नंबर 30 क्या है, ये डिस्क्लोजर। इन्होंने ऐसा बोला हुआ है, इन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि आपको कुछ कुछ चीजें होने पर इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। उन दोनों चीजों को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब सारी चीजों को। कुछ ऐसे इवेंट हैं जो बताने कंपलसरी है, कुछ ऐसे इवेंट हैं जो तब बताना कंपलसरी है जब वो इवेंट कैसे हो जाए, मटेरियल, तो भी आपको इन्फॉर्म करना।
मतलब 24 आवर्स में, यस। तो इमीडिएटली बताने पड़ते हैं आपको कुछ चीजें होने पर स्टॉक एक्सचेंज को इमीडिएटली बताओ। कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी है जो पार्ट ए में लिखी हुई है, पार्ट ए और शेड्यूल 3 कहाँ का, एलओडीआर का। लाइक कंपनी का अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग की न्यूज है। इन चीजों को लेकर कोई डिसीजन लिया है बोर्ड ने कि हम अमलगमेशन करना है एक दूसरी कंपनी के साथ, ये हो रहा है। तो ये इवेंट तो नेसेसरी डिस्क्लोज करने विदाउट अप्लाइंग द गाइडलाइंस ऑफ मटेरियलिटी। कुछ इवेंट तो बिना मटेरियलिटी के गाइडलाइन के इन्फॉर्म करने, और कुछ इवेंट तब डिस्क्लोज करने जब वो कैसे इवेंट बन जाते हैं, मटेरियल इवेंट। आप बिजनेस चेंज कर रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू कर रहे हो, ये ऐसे इवेंट है तो मटेरियल इवेंट, इनके होने पर इंटीमेट करना है। तो कौन कौन सी चीजें बतानी है, कौन कौन सी चीज डिस्क्लोज करनी है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ मटेरियल इवेंट और कुछ इवेंट जो कंपलसरी। मटेरियल इवेंट मटेरियल होने पर इंटीमेट करना है, कंपलसरी इवेंट ऐसे है जो होते ही इंटीमेट करना है ना। हाँ, अब क्या लिस्टेड एंटिटी को इस बात की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कब किसी इवेंट को मटेरियल माने। तो देखो लिस्ट, तो देखो वो पॉलिसी में एक नाम आ जाएगा। अब तो आई थिंक रेगुलेशन 30 वाला नाम समझ में आ जाएगा, ये जो मैं स्किप करके गया था, पॉलिसी ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ इवेंट और इंफॉर्मेशन। पॉलिसी बनाओ कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कोई पर्टिकुलर इवेंट मटेरियल है या नहीं है, और इसको स्टॉक एक्सचेंज का, इसको वेबसाइट पर पब्लिश करके रखो। तो कुछ इवेंट बताने कंपलसरी है, कुछ इवेंट तब बताने जरूरी है जब उनको हम क्या माने, मटेरियल। तो मटेरियल इवेंट आपको बताने हैं। कब बताने, जितने भी इवेंट और इंफॉर्मेशन आपको ऊपर बताए, ये जो भी हो जाए, जब भी ये घटना घटित हो उसे 24 आवर्स में आपको ये इंटीमेट करना है। तो भैया आप किसी व्यक्ति को ऑथोराइज कर दो, किस बात के लिए ऑथोराइज कर दो, कि वो ही डिसाइड करे कि कौन से इवेंट मटेरियल हैं और कब और कैसे उनको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है। तो लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड को एक या ज्यादा केएमपी को ऑथोराइज करना पड़ेगा जो डिटरमाइन करे मटेरियलिटी ऑफ द इवेंट, और मटेरियलिटी होने पर उनको इंटीमेट करे स्टॉक एक्सचेंज। यही है रेगुलेशन 30। बढ़िया हुआ हमें पूरी लिस्ट नहीं पढ़ा रहे। कुछ इवेंट बताने कंपलसरी है होने पर, कुछ इवेंट तब जब वो मटेरियल हो। मटेरियल कब माने, बोले इस चीज की बोर्ड पॉलिसी बना लेंगे किन इवेंट को मटेरियल मानेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो भी है 24 आवर्स में इंटीमेट करना है, और एक पर्सन को आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा जो मटेरियलिटी डिसाइड भी करे और इन इवेंट्स को स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करे। तो आज की जो कहानी है, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। कल सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि रेगुलर बेसिस पर वन टाइम कंप्लायंस क्या है, क्वार्टरली कंप्लायंस क्या है, ईयरली कंप्लायंस क्या है, एनुअल कंप्लायंस क्या है, और उसके बाद फिर चलेंगे अलग अलग कंपनियां जिनकी अलग अलग सिक्योरिटी लिस्टेड है उनको क्या कंप्लायंस करना है। खत्म हो जाएगा कल तो, क्योंकि हमको केवल किसका पढ़ा रहे हैं, वो उन लोगों के लिए जिनकी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्टेड है, मतलब प्योर डेट या प्योर प्रेफरेंस लिस्टेड है, वही पढ़ा रहे हैं बस। चलिए तो यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करते हैं।